सो हेलो टुडे इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करते हैं. सो इट इज़ द परमानेंट इंडिपेंडेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, राइट? As the name suggests, that's Election Commission of India. So basic function is like to ensure that there are free and fair elections in the country. If we talk about article, तो आर्टिकल 324 से 328 तक आई गेस रहता है, बट मेजरली लाइक आर्टिकल 324 ही है. So it provides that the power of superintendence, the direction and control of elections to the parliament, to the state legislatures, to the office of president या फिर तुम्हारा वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, इन सब का जो पावर होता है दैट्स वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. एंड it's not concerned, the election commission of India, ये उससे it's not concerned with the election of the जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के इलेक्शन होते हैं. इट्स नॉट कंसर्न विद दैट. उसके लिए एक अलग स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, वो बनता है. वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उससे कोई लेना देना नहीं है, राइट? सो इफ यू टॉक अबाउट कंपोजिशन, सो आर्टिकल 324 से कंपोजिशन जो होता है उसके अकॉर्डिंग कि इलेक्शन कमीशन सेल कंसिस्ट ऑफ एक आपका हो गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और प्लस कितने भी नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स हो सकते हैं जो कि प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा. तो अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स वो प्रेसिडेंट ही करेगा, राइट? और जब भी कभी कोई इलेक्शन कमिश्नर विल बी अपॉइंटेड, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही विल एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ द जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरे का है उसका चेयरमैन की तरह एक्ट करेगा. कभी कभी ना प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो अपॉइंट सम रीजनल कमिश्नर्स एज वेल इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. वो विल असिस्ट द इलेक्शन कमीशन, लाइक कभी कभी जरूरत पड़ गई कि दे नीड असिस्टेंट, सो फॉर दैट पर्पज प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो अपॉइंट रीजनल कमिश्नर, राइट? So the condition of service and tenure of the office of the election commissioners and the regional commissioners वो प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करेगा. तो उसके पास प्रेसिडेंट के पास इतना राइट है. सो फ्रॉम 1950, लाइक इंडिया जब से 1950 जब कॉन्स्टिट्यूशन आया उसके बाद 1989 तक केवल एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर था. बट बीच में लाइक 1989 के पहले वी सी की वोटिंग एज वॉज रिड्यूस फ्रॉम 21 to 18. सो कंसीडरिंग दैट वो वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर भी कर दिए गए, राइट? क्योंकि वर्कलोड बढ़ जाएगा. फिर क्योंकि गवर्नमेंट वॉज चेंजिंग दैट टाइम ना, बहुत ही अनस्टेबल गवर्नमेंट्स थी, यूनाइटेड फ्रंट करके उनकी वीपी सिंह वगैरह की. तो जनवरी 1990 में दो जो इलेक्शन कमिश्नर और किए थे उनको हटा दिया. तो अब केवल एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में. बट फिर फाइनली जाके अक्टूबर 1993 में वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर्स रहे, जो कि अभी भी चल रहा है. बाकी द चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लाइक कुछ डिफरेंस ही नहीं होता है, क्योंकि लाइक इक्वल पावर्स उन पे होते हैं एंड जो भी डिसीजन लिया जाता है दैट्स बेस्ड ऑन मेजॉरिटी ओनली. एंड दे होल्ड ऑफिस फॉर 6 years और लाइक टिल 65 years ऑफ एज. तो एक ये उनका ऑफिस होल्ड करने का वो रहता है. एंड दे कैन रिजाइन और इम्पीचमेंट जस्ट लाइक जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट का जज इम्पीचमेंट होता है, सेम प्रोसेस होता है उनका भी. एंड they are also independence body. So basically आर्टिकल 324 जो है इलेक्शन कमीशन, वो क्या करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर देता है. तो दैट मीन्स कि दे कैन ओनली बी impeached ऑन द लाइक इफ दे हैव बीन प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी. एंड उसके लिए भी स्पेशल मेजॉरिटी लोकसभा और राज्यसभा से पास होना चाहिए दैट इम्पीचमेंट मोशन. तो इट्स काइंड ऑफ सिमिलर लाइक सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसके रिमूवल के ऐसा. सो काइंड ऑफ बहुत सिक्योर ऐसे निकाल नहीं सकते उनको उनके पोस्ट से. सो बेसिकली दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बट दे डू नॉट होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. वो पार्लियामेंट ही यूज कर सकते हैं इम्पीचमेंट करके. And उनकी सर्विस कंडीशंस can't be varied to their disadvantage. And all the other election commissioners and regional commissioners, they cannot be removed except on the recommendation of the chief election commissioner. तो एक ये चीज़ रहती है. बट देर आर सम फ्लॉज ऑल्सो इफ वी टॉक अबाउट, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में इट इज़ नॉट मैंशन कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, लाइक उनकी लीगल क्वालिफिकेशन क्या होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिफिकेशन क्या होगी, जुडिशियल क्वालिफिकेशन क्या होगी, ये सब मैंशन नहीं है. एंड ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन ये भी स्पेसिफाई नहीं करता कि कितने इलेक्शन कमिश्नर्स होने चाहिए. तो दिस इज़ वन थिंग. एंड it has also not been mentioned and it has not debarred the retiring election commissioner from any further appointment by government. So that means the government can further appoint them. तो ऐसा भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. तो बेसिकली ज़्यादा कुछ डिस्क्राइब नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रेसिडेंट के पास ही पावर ऐसे दे दिया. इफ़ यू टॉक अबाउट द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सो मोटी मोटी बात यह है कि देखो इलेक्शन के पहले कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें इलेक्शन के बाद होती हैं.
इलेक्शन के पहले क्या हो सकता है कि जब इलेक्शन अभी हुआ नहीं है तो टेरिटरी डिसाइड कौन करेगा कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी कैसे बनेगी, राइट? तो बेसिकली इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा वो. सो टू डिटरमाइन द टेरिटोरियल एरियाज ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज थ्रू आउट द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट. तो वो जो डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट होगा उसके थ्रू जो कॉन्स्टिट्यूंसी डिफाइन होगी, तो वो डिटरमाइन लाइक ये दोनों मिलकर डिटरमाइन करेंगे कि कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है तो उनको ब्रेक डाउन कैसे करना है. जैसे यूपी में 80 कॉन्स्टिट्यूंसी ब्रेक डाउन करनी है, राइट? तो ब्रेक डाउन कैसे करनी है वो ECI डिटरमाइन करेगा. एंड देन उसके बाद इलेक्टोरल रोल कौन बनाएगा, लाइक कौन वोट दे पाएगा कौन नहीं दे पाएगा, राइट? सो टू प्रिपेयर द इलेक्टोरल रोल्स एंड टू रजिस्टर ऑल द वोटर्स पीरियोडिकली, लाइक टू रजिस्टर ऑल वोटर्स पहले तो, एंड देन उनका पीरियोडिकली रिवीजन भी होना चाहिए. बिकॉज लाइक अगले साल फिर से इलेक्शन हुआ तो देर विल बी सम पीपल वो विल बी टर्न 18 दैट ईयर, राइट? तो उनको भी लिस्ट में ऐड करना है इलेक्टोरल रोल में. फॉर दैट पर्पज रिवीजन भी होना चाहिए लिस्ट का. एंड देन इलेक्शन का डेट नोटिफाई करना, टू नोटिफाई द डेट्स एंड शेड्यूल ऑफ द इलेक्शन. एंड जो कैंडिडेट भरेगा लाइक नॉमिनेशन फॉर्म, स्क्रूटनाइज कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन. So to scrutinize the nomination papers and then to determine the code of conduct to be observed by parties and candidates. Like भर दिया किसी ने बट उसके बाद कोई खरीद भी तो सकता है वोटर्स को. तो बेसिकली कोड ऑफ कंडक्ट एक बनाया जाता है कि यू हैव टू लिव विद इन योर लिमिट्स. ऐसा नहीं किसी को पैसा दे के आप वोट खरीद रहे हो. तो टू डिटरमाइन द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर ऑल द पार्टीज एंड फॉर ऑल द कैंडिडेट्स एंड दे हैव टू फॉलो दैट टू मेक श्योर दैट इलेक्शंस आर फेयर एंड फेयर फॉर एवरीवन, राइट? देन टू ग्रांट रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड उनको सिंबल देना, राइट? तो कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो उनको रिकॉग्नाइज करना, सिंबल वगैरह देने का काम रहता है. एंड वाइल डूइंग दिस अगर कुछ डिस्प्यूट वगैरह आता है तो टू एक्ट एज कोर्ट ऑल्सो, लाइक वो पूरा रिजॉल्व करना कि पॉलिटिकल पार्टीज को क्या किसको रिकॉग्नाइज करना है, किसको क्या सिंबल देना है, वो उसमें आप कोर्ट की तरह भी ECI काम कर सकता है. टू अपॉइंट ऑफिसर्स फॉर इंक्वायरिंग इनटू डिस्प्यूट्स विच आर रिलेटिंग टू द इलेक्टोरल अरेंजमेंट्स या प्रोसेसेस. लाइक कुछ भी उसमें दिक्कत है तो उसके लिए ऑफिसर्स अपॉइंट करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. देन लाइक वोट डालने के लिए लोगों को अवेयर करना, टू अवेयर द पार्टिसिपेंट्स टू वोट, लाइक एडवर्टाइजमेंट दो, न्यूज़ में दो तो वो उसके थ्रू अवेयरनेस फैलाना. देन टू सुपरवाइज द मशीनरी ऑफ द इलेक्शंस थ्रू आउट द कंट्री एंड देन टू इंश्योर द फ्री एंड फेयर इलेक्शन. इसी के थ्रू सुपरवाइज करते हुए पूरा फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाना. देन इलेक्शन एक बार हो गया उसके बाद अगर मान लो पता चला कि कोई जो कैंडिडेट है जो कि MP MLA बन गया है ही हैज़ कंडक्ट सम फ्रॉड, राइट? तो उसके केसेस में प्रेसिडेंट या गवर्नर ऐसे तो हटा नहीं सकते, उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते. तो उसके लिए एडवाइस करता है ECI. तो टू एडवाइज द प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑन मैटर्स रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ द MPs एंड द MLA. So this is one thing. Then to request the president governors for requisitioning of the staff which is necessary for conducting elections, because election is like entire country wide, right? हर पोलिंग बूथ में इतना प्रिसाइडिंग ऑफिसर चाहिए, रिटर्निंग ऑफिसर चाहिए, मशीनरी चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए पुलिस बॉडी चाहिए, राइट? कि दे नीड टू मेक श्योर कि कोई कुछ धांधली नहीं कर रहा है. तो बहुत मशीनरी चाहिए होता है इलेक्शन कराने के लिए. तो उसके लिए वो पूरा प्रेसिडेंट गवर्नर से रिक्वेस्ट करना कि वी नीड स्टाफ, तो वो काम ECI का रहता है. देन जब किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, राइट? तो उसका एक रूल रहता है कि 1 साल तक रख सकते हो, उसके बाद आपको इलेक्शन कराना होता है. बट अगर इलेक्शन कमीशन आपको एडवाइस कर दे कि इलेक्शंस आर नॉट पॉसिबल इन दिस स्टेट बिकॉज लाइक अभी मान लो राइट्स का सिचुएशन चल रहा है तो इलेक्शन नहीं हो सकता है, या फिर लोग बहुत बहके हुए हैं, तो उस केस में ECI विल सजेस्ट तो बेसिकली ECI एडवाइस करती है प्रेसिडेंट को कि वेदर इलेक्शंस आर पॉसिबल इन दैट स्टेट और नॉट आफ्टर द पीरियड ऑफ द 1 year ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन दैट स्टेट. तो ये फंक्शन रहता है. देन टू रजिस्टर सम पॉलिटिकल पार्टीज एंड उनको स्टेटस प्रोवाइड करना कि वो नेशनल पार्टी है, स्टेट पार्टी, ऑन द बेसिस ऑफ जो पिछला उनका पोल परफॉर्मेंस रहा है उस बेसिस पे उनको स्टेटस प्रोवाइड करना. ये तुम्हारा इलेक्शन कमीशन का काम रहता है. सो बेसिकली ECI को असिस्ट भी काफ़ी लोग करते हैं. डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं तो जो कि सिविल सर्विसेज से ड्रॉ करते हैं, फिर उनके नीचे सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरीज वगैरह होता है. तो लाइक वो बहुत सारे लोग उसके नीचे, क्योंकि इनका स्टाफ तो मतलब फिक्स रहता है ना जो बॉडी है, बट उसके अंदर लोग काफ़ी लोग डिप्यूटेशन से बुलाते हैं जब इलेक्शन होता है, तो टेन्योर बेसिस पे उन लोगों को बुलाते हैं. फिर जब स्टेट लेवल का इलेक्शन होता है, जैसे लेट्स सी आपका लेजिस्लेटिव असेंबली वाला, तो उस टाइम पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बेसिकली असिस्टेड बाय चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर. इस स्टेट के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बनता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के एडवाइस से, उसके कंसल्टेशन से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वो अपॉइंट करता है, राइट? तो स्टेट का जो काइंड ऑफ हेड होगा वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होगा. वो कौन अपॉइंट करेगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया करेगा विद कंसल्टेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, दैट पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट. डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो कलेक्टर होगा वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की तरह काम करता है, राइट? एंड देन उसके बाद हर पोलिंग बूथ में वी नीड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स.
तो रिटर्निंग ऑफिसर को अपॉइंट करने का काम और प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट करने का काम भी तुम्हारा ये लाइक ECI ही करता है, राइट। सो ये सारे काम हो गए, ये सारे फंक्शंस हो गए तुम्हारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। बट इफ़ मोटी मोटी बात करें कि विजन क्या होता है, तो बेसिकली इनको एक ऐसा इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस बनाना है विच कैन लाइक बाय इन्हांस करके एक बहुत ढंग का इंस्टीट्यूशन बनाना है। तो strives to be an institution of excellence by enhancing the active engagements, the participation, deepening and strengthening the electoral democracy in India and globally as well, right? Because we are the largest democracy in the world. Mission भी इनका यही है to maintain the independence, the integrity, the autonomy, and the ensure the accessibility and inclusiveness and the ethical participation of the stakeholders in this entire electoral democracy, and also to maintain the professionalism and delivering the free, fair, and the transparent elections throughout the country, right? So ये उनका मिशन है। इफ़ यू टॉक अबाउट द गाइडिंग प्रिंसिपल्स, तो एक तो जो भी वैल्यूज इंश्राइंड कॉन्स्टिट्यूशन में, लाइक इक्वालिटी, इंडिपेंडेंस, लाइक वोटर्स और कैंडिडेट्स चूज करने में कोई भी पार्शियलिटी नहीं करनी, एवरीवन कैन स्टैंड फॉर दैट पर्टिकुलर इलेक्शन और कोई भी वोट दे सकता है, तो वो चीज़ एक प्रिंसिपल है। दूसरा है कि टू कंडक्ट द इलेक्शंस विद द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ क्रेडिबिलिटी। ऐसा नहीं है कि कोई भी अचानक से आके बिना नॉमिनेशन पेपर स्क्रूटनाइज किए इलेक्शन के लिए खड़ा हो गया, राइट, और कोई रैंडम इंसान वोट दे रहा है किसी की भी जगह पे। तो टू कंडक्ट द इलेक्शंस विद द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ क्रेडिबिलिटी and freeness, transparency, accountability and professionalism के साथ, to ensure the participation of all the eligible citizens in the electoral process in a voter friendly environment, like voters should feel secure, ऐसा नहीं कोई जबरदस्ती उनसे वोट डलवा रहा है, and then to engage with the political parties and all the stakeholders to in the interest of the electoral process. How can we make the electoral process smooth, उसके लिए सारे stakeholders से meet करके and find out करने के way, and also to adopt technology for the improvement in the electoral process of the country, then to promote awareness among the stakeholders, right, for the electoral process, then to contribute towards the reinforcement of the democratic values by maintaining and reinforcing confidence and trust of the people in the electoral system of the country. We have to kind of make such a institution which जिसपे like पूरे देश का भरोसा बना रहे and they feel कि like ये इसमें तो कोई धांधली नहीं हो सकती, and at the next time we can change government according to our needs. So that is something Election Commission of India is about. So 324 is the article, right? Okay, so thank you everyone.